सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8वीं। भारतीय संविधान। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान हो वे लोकतांत्रिक देश हों। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। संविधान जो है वो मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। तो कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य। यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक होते हैं। उदाहरण चीन, वेनेजुएला आदि। अतः कथन 1 गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ऐसा नहीं है। वे 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा ने गठन की मांग पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अतः दोनों कथन सत्य है। तो यह कथन सत्य है। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ। तो दोनों कथन सत्य हैं। सी होगा ना कि डी। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कथन 1 सत्य है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का अपना। दोनों कथन सत्य है। भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उनके सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। बहुसंख्यकों का निरंकुशता व दबदबेपन पर संविधान प्रतिबंध लगाता है ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान ना करें। भारत एक संघीय देश है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका भी, विधायिका भी और न्यायपालिका भी। तो 1, 2, 3। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका के ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम करते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल थे? समानता का अधिकार शामिल था। स्वतंत्रता का अधिकार था। शोषण के विरुद्ध अधिकार था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। सार्वजनिक एवं शैक्षणिक अधिकार था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार था और संपत्ति का अधिकार भी था। तो उपयुक्त सभी थे। संविधान लागू होने के समय उपयुक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946। संविधान का हस्तलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ऑप्शन बी। धर्मनिरपेक्षता की समझ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता की भी रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं लोगों के राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता की भी रक्षा करते हैं। कथन सत्य है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। यह भी कथन सत्य है। मौलिक अधिकार लोगों के राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकल कर दूसरे धर्म
को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कथन एक सत्य है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह भी कथन सत्य है। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्रदान है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। कथन एक सत्य। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है, तो यह भी कथन सत्य है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। यह भी कथन सत्य है। तो उपयुक्त तीनों दिए गए में से तीनों सही है। अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। यह कथन गलत है। अमेरिकी संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। कौन से असत्य है पूछा गया, तो केवल एक असत्य है, ये सत्य है। नहीं कर सकती, अतः कथन एक असत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते, अतः दो कथन सत्य है। भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह कथन सत्य है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकारों धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। यह कथन गलत है, केवल एक सत्य होगा। संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटियां निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, अतः एक कथन सत्य है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से सहमति प्राप्त व्यक्त करते हैं, अतः कथन दो असत्य है। भारतीय कथनों पर तर्कसंगत विचार करते हुए भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। यह कथन सत्य है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित है। यह भी कथन सत्य है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, अतः कथन एक सत्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द का उल्लेख संविधान प्रस्तावना में किया गया है। इकाई 2 संसद तथा कानूनों का निर्माण। हमें संसद क्यों चाहिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कथन सत्य है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। यह भी कथन सत्य है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इसी आधार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके काम काज के बारे में फैसला देता है, अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। कथन एक सत्य है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है।
और उसका मार्गदर्शन करती है। कथन 2 भी सत्य है। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, अतः दोनों कथन सत्य है। निम्न में से कौन से निकाय संसद के अंगों में से राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति? संसद के निकाय राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 1, 2, 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। विधानसभा इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संसद में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संसद देश का सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। कथन 1 सत्य है। राज्यसभा और लोकसभा क्रमशः 445 व 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। ऐसा नहीं है, केवल इसमें एक कथन सत्य है। जो राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः 245, 545 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन्हें वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के सभापति के पद हेतु ही दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने सदन से ही चुनते हैं, अतः 2 कथन असत्य है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, वही उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा में 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कथन 1 सत्य है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसा नहीं होता। इसमें 233 निर्वाचित व 12 विशेष क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्यसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय को स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निश्चित कर दिया गया। हालांकि यह प्रावधान लोकसभा में 17वीं लोकसभा के विघटन तक, विधानसभाओं में 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाले विधानसभा में विघटन तक लागू होगा। भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कथन 1 सत्य है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह भी कथन सत्य है। 1 और 2 सत्य है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करता है। कथन 1 सत्य है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। कथन 2 भी सत्य है, असत्य चुनना है। कथन 1 सत्य। कथन 2 राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन कर सकते हैं। ये कथन भी सत्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो यह कथन गलत है, जनता करती है। तो सी और 3 और 4 ऑप्शन सी हम लोग का होगा। ऑप्शन बी केवल 2 असत्य। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। 2 असत्य है। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के सभी सदनों में पेश किया जाता है, अतः कथन 2 असत्य है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कथन सत्य है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, यह भी कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा को
ना भंग किया जा सकता है और ना ही विघटित किया जा सकता है। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, यह कथन असत्य है क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यह कथन सत्य है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यह भी कथन सत्य है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह भी कथन सत्य है। तो कौन असत्य होगा? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद यदि है तो से मिलकर बनता है। अतः एक कथन सत्य है, शेष तीनों कथन असत्य, तीनों कथन सत्य हैं। अब है कानूनों की समझ। कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, यह कथन सत्य है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान है, यह भी कथन सत्य है। कथनों पर विचार करें। असत्य है, कौन सा असत्य है? तो नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। इसका अर्थ है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, यह ऐसा जरूरी नहीं है। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, सख्ती से नहीं। पदबंध कानून से शासन की संदर्भित नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। तो ये जो सख्ती है, सख्ती से लागू नहीं होंगे, बाकी सभी में समान रूप से लागू होंगे। ठीक है। घरेलू हिंसा के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत से मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं, कथन एक सत्य है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था, यह भी कथन सत्य है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या चोट अथवा मारपीट की धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा होंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती हैं या रह चुकी हैं। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। आया कब? 2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। घरेलू हिंसा से संबंधित कानून का सुझाव दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपी। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 2005 के संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया जो दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू हुआ। इकाई 3 है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं? विवादों का निपटारा न्यायपालों का है। विवादों का निपटारा। न्यायिक समीक्षा करना, यह भी है। कानून की रक्षा करना, यह भी है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, यह भी अधिकार है। संविधान के संरक्षण का कार्य करना, उपयुक्त सभी उसके दायरे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है, यह कथन सत्य है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, यह भी कथन सत्य है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे उस हद तक या पूरे को शून्य घोषित कर सकता है जहां तक वह संविधान प्रदत्त अधिकारों या उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। अतः विकल्प सी सही होगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। कथन एक जो है वो असत्य होगा क्योंकि उच्च न्यायालय भी रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के
अंतर्गत शामिल है, तो कथन जो एक है वो असत्य हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह सीधे जाने का अधिकार रखता है, अतः कथन एक असत्य है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कथन सत्य है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति न्यायालय भी पहले संसद भवन के अंदर चेंबर ऑफ प्रिसेंज में काम करता था। यह भी कथन सत्य है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान भवन में आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। इसे 1958 में चेंबर और प्रिसेज वर्तमान संसद भवन में स्थानांतरित करके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। यह कथन जो है वो असत्य है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः कथन एक असत्य है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों का दखल नहीं होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है, ऐसा नहीं है। ये कथन असत्य है। तो केवल दो जो है वो ये सत्य है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है, अतः कथन दो सत्य है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। यह कथन सत्य है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका काम में दखल नहीं दे पाती। यह कथन सत्य है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते, ऐसा नहीं है, वे दुरुपयोग को रोक लेते हैं। तो केवल दो जो है वो सत्य कथन है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती, अतः कथन एक सत्य है। न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम उठाती है, अतः कथन दो असत्य है। उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। यह कथन जो है वो सत्य है। जो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था, नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्रों में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, यह कथन सत्य है। कई राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है, नहीं, ऐसा नहीं है। मणिपुर का पृथक उच्च न्यायालय है। देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब व हरियाणा का सम्मिलित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन मणिपुर का अलग है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही गुवाहाटी और मणिपुर का अलग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, नहीं, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, नहीं, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है भारत में। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, यह भी कथन सत्य है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अतः दिए गए कथन, दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्कूल में बच्चे को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। दोनों कथन सत्य हैं। पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, यह कथन जो है वो असत्य है। पत्र के माध्यम से भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक और दो। सरकारी या सरकारी सहायता समूह सहायता प्राप्त स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, अतः कथन एक सत्य है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज UPCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को शामिल करने की मांग की थी, जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। कथन 2 सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी भी पत्र या तार को जनहित याचिका माना जा सकता है। कथन 3 असत्य है। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। कथन एक सत्य है। अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का अधिकार भी शामिल है। कथन 2 भी सत्य है। भारतीय न्यायपालिका में दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय में ने ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसने अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरे को अत्यंत व्यापक बना दिया। इसके अंतर्गत आजीविका के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। ठीक, फौजदारी मामले ऐसे क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या आदि। यह कथन सत्य है। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने वाली पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है। यह भी कथन सत्य है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल दोनों की सजा दी जा सकती है। यह भी कथन सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। कथन सत्य है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था कराती है। यह भी कथन सत्य है। तो कथन 1 और 2 सत्य हैं। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों के उल्लंघन होने से है, जिसमें जमीनी किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल होते हैं। ऐसे होने पर न्यायालय संभावित रूप से तुरंत आर्थिक या मानसिक राहत की व्यवस्था करवाता है। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना न्यायिक समीक्षा है। तो कथन 1 सत्य हो जाएगा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं। संसद द्वारा पारित कानूनन यदि संविधान के आधारभूत ढांचे के स्वानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का उल्लंघन करता है, तो संविधान न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे उस मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता हो। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई। कथन सत्य है। पर्यावरण में से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यह भी कथन सत्य है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले PN भगवती थे। यह भी कथन सत्य है।
यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। ऐसा नहीं है, यह अधीनस्थ न्यायालयों में भी दायर की जा सकती है। भारतीय समाज का ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता था, तब न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की गई। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। अतः कथन डी असत्य है। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे।